नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी यूपी में आज से सीएम योगी करेंगे रैली। पश्चिमी यूपी में आज से सीएम योगी करेंगे रैली। पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 31 मार्च तक 15 जिलों में 15 रैली करेंगे सीएम। आज मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में सीएम की रैली। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में होगी रैली। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 30 मार्च की बात करें तो मार्च को बागपत, बुलंदशहर, नोएडा में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1 अप्रैल को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में सीएम करेंगे रैली। तो 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक का कार्यक्रम तय। 15 जिलों में 15 रैलियां करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में तूफानी दौरे की शुरुआत इसे माना जा रहा है। मेरठ से आगाज करेंगे और उसके बाद 1 अप्रैल को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से सीएम योगी के तूफानी दौरे का आगाज आज से हो रहा है और सबसे पहले मथुरा से इस रैली के अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का आज से तूफानी दौरा शुरू हो रहा है। यानी चुनावों की तैयारियों को लेकर आज मथुरा से उनका चुनावी प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर 27 तारीख आज से जो है 3 यानी जिलों में उनका प्रोग्राम चलना है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन की रखा गया है और प्रबुद्ध सम्मेलन की बहुत जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। तमाम जनता यहाँ पर लगी हुई है। सीएम योगी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारियां की हुई हैं और सीएम योगी जो है 11:05 पे खेरिया हवाई अड्डे आगरा आएंगे और आगरा से हवाई जहाज से श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर है वहाँ गोवर्धन चौराहे पर उतरेंगे। वहां पर हेलीपैड बनाया गया है और हेलीपैड पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से वो अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रियंका, प्रबुद्ध सम्मेलन में 1 घंटा सीएम योगी रुकेंगे और सीएम योगी श्री कृष्ण जन्म स्थान भी उनकी जाने की संभावना है। सबसे पहले हो सकता है कि वो श्री कृष्ण जी के दर्शन भी करेंगे। यानी श्री कृष्ण जन्म स्थान जब वो जाएंगे तो दर्शन अवश्य करेंगे। उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने तमाम तैयारियां की हैं। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ आगरा और तमाम अधिकारी, आईजी दीपक कुमार, शैलेश कुमार पांडे, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने तमाम तैयारियों को अंतिम रूप रात को दिया है और वीवीआईपी आगमन को लेकर रूट भी डाइवर्जन किया गया है। मथुरा में सुबह 7 बजे से लेकर और कार्यक्रम समाप्ति तक रूट डाइवर्जन किया गया है। यानी मुख्यमंत्री का जो है काफिला श्री कृष्ण जन्म स्थान जाएगा, उसको भी लेकर रूट का डाइवर्जन किया गया है। ये एक संभावित कार्यक्रम है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मथुरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कृष्ण जी के दर्शन न करें, ये हो नहीं सकता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, मोहम्मद फारूक आप बनी रहिएगा हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता प्रियम पाठक भी जुड़ रहे हैं। जी प्रियम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तूफानी दौरे के आगाज की बात की जाए तो आज से उसकी शुरुआत हो रही है। सबसे पहले मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं मथुरा से शुरुआत एक संदेश भी देने का काम करेगी? जी प्रियम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद फारूक लगातार बने हुए हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से मैं प्रियम से भी इस बारे में जानकारी चाह रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 जिलों में 15 रैलियां करते हुए नजर आएंगे और 1 अप्रैल तक का एकदम कार्यक्रम पैक कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मथुरा से जिस चुनावी अभियान की शुरुआत हो रही है और जिस तरह से आपने जानकारी दी कि प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद श्री कृष्ण भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, बाकी बिहारी के भी दर्शन कर सकते हैं, क्या कहीं ना कहीं मथुरा का दौरा एक संदेश भी है? जी मोहम्मद फारूक। दर्शन करना, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जाना
एक शुरुआत है। और यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन यानी सम्मेलन भी बड़ा हो रहा है और काफी पार्टी के लोगों ने इसमें जो है मेहनत करी है। इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिले के सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग उसमें शामिल होंगे और तमाम कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री का सबसे पहले मथुरा का दौरा यानी मथुरा से शुरुआत होना ये एक बड़ी बात है और मथुरा के लिए एक अलग ही संदेश जाता है, क्योंकि मथुरा का जो मामला चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसको लेकर भी मथुरा आते रहते हैं और तमाम जो है मथुरा में रैलियां करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ का मथुरा में ब्रज विकास तीर्थ विकास परिषद कार्यालय में एक कार्यालय भी बनाया गया है उनका यहाँ पर मथुरा में, और मथुरा से जो है मुख्यमंत्री का काफी लगाव है और उसको उसी को देखते हुए मथुरा में एकदम पहली रैली करना, मथुरा से शुरुआत करना और चुनावी बिगुल फूंकना मथुरा से, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है प्रियंका। जी बिल्कुल, लगातार तमाम कार्यक्रम के बारे में मोहम्मद फारूक आपने जानकारी दी है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी के शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार किए जाते हैं। भीड़ की यदि बात की जाए तो महारैली में आज जो रैली होने वाली है उसमें कितनी भारी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद की जा रही है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि भीड़ वहां पर हजारों लोगों की देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि भीड़ की संख्या लाखों में भी पहुंच जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की को हर कोई सुनना चाहता है, हर व्यक्ति सुनना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रांड एम्बेसडर हैं और स्टार प्रचारकों में उनकी ज्यादा लोग उनको चाहते हैं कि वो हर उसमें जो है लोकसभा क्षेत्र में जाएं और लोकसभा प्रत्याशी की भी उनसे उम्मीद रहती है कि वो हमारे आए और हमारे यहाँ जो है रैली को संबोधित करें। तो इसको लेकर जो है लोगों में जो है काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और मथुरा से शुरुआत होना और श्री कृष्ण जन्मभूमि के संभावित दर्शन करने जाना, इससे एक बहुत बड़ा जो है संदेश जाता है। और योगी आदित्यनाथ जो है ब्रांड एम्बेसडर तो हैं ही, उसके साथ ही उनको जो है हर प्रत्याशी को चाहत है कि वो हमारे जो है प्रचार में शामिल हों। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रवीण कुमार भी गाजियाबाद से संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी प्रवीण, जिस तरह से हम जानकारी ले रहे थे, मोहम्मद फारूक भी इस बात को लेकर जानकारी दे रहे थे कि मथुरा से आगाज हो रहा है, एक संदेश देने का काम करेगा। और पश्चिमी यूपी की बात करें तो मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से गढ़ रहे हैं, यहीं से शुरुआत हो रही है। अभियान की जिस तरह से शुरुआत हो रही है और जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है आपको कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता वोट करेगी? जी प्रियंका, दरअसल आपको बता दें पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार अभी जो हाल ही में किसानों ने प्रदर्शन भी किया था, ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट समाज से जो ज्यादा मुजफ्फरनगर, मेरठ और जो आसपास खतौली के जो जिले हैं उसमें लगातार सरकार का विरोध हुआ था। उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की जो रैली वो अहम मानी जा रही, कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने की बात होगी और जनता को भी लुभाने की बात होगी। तमाम गाजियाबाद और मेरठ की सीटों पर लगातार संशय बना हुआ था, सरकार का बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी नहीं उतार पा रही थी। इसी तरीके से गाजियाबाद में भारी प्रत्याशी को लेकर भी विरोध जताया जा रहा था। ऐसे में जो गाजियाबाद में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आगमन होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेताओं में जो गुट बनी हुई थी सांसद के टिकट को लेकर की भारी प्रत्याशी को गाजियाबाद से न उतारा जाए, उसको लेकर भी मनाने को भी गाजियाबाद में आज योगी आदित्यनाथ तमाम बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे ताकि वो अपने नेताओं को मना सके। क्योंकि दरअसल देखा जा रहा है बीजेपी में जो लगातार गाजियाबाद के नेताओं भारी प्रत्याशी को लेकर गुटबाजी हो रही थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है आज बड़ा ही अहम माना जा रहा है। और सुरक्षा की बात की जाए तो गाजियाबाद की सड़कों पर लगातार पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और प्रभु बक्सेलम में भाग लेने के लिए योगी आदित्यनाथ आ रहे। तब आपको दरअसल बता दें ये जो कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का वो एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ना कि कोई उनका सार्वजनिक सम्मेलन, किसी तरह की कोई जनसभा नहीं की जा रही है। इसमें कोई भी आम आदमी उनकी जो सम्मेलन उसमें होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में वहाँ सम्मिलित नहीं हो सकता। केवल वहाँ को उद्योगपति, सीए, तमाम ऐसे लोगों को बुलाया जो कि उनके उत्तर प्रदेश के जो विवाह उद्योगों से जुड़े लोग हैं, ताकि उनको अपनी जो योजनाओं को योगी आदित्यनाथ उनको संबोधित कर सके। ऐसे में अगर बात की जाए बीजेपी के नेताओं की, उन्होंने कल से ही कहीं के जब से सूचना मिली कि वो 27 तारीख को गाजियाबाद आ रहे हैं तो वो अपनी तैयारी में लग गए थे। ये आज जो उनका आना जो अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में
जो गाजियाबाद की जो सीट है उससे लगातार विरोध हो रहा था, भारी प्रत्याशी को लेकर जनरल वीके सिंह का विरोध हो रहा था, जिस पर लेकर आज गाजियाबाद में वो अपने जो तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ तूफानी दौरे की आज से शुरुआत हो रही है। मथुरा से आगाज चुनावी अभियान का करते हुए 15 जिलों में 15 रैलियां करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 अप्रैल तक का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। और इसके बाद लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के पहले चरण की 8 सीटों पर हुए नामांकन। अब तक कुल 46 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। आज पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख आज। पहले चरण की 8 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को। पहले चरण की 8 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी भी करेंगे नामांकन। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी भी करेंगे नामांकन। अब तक कुल 46 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अब तक कुल 46 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान करेंगे नामांकन। आज प्रथम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि। प्रथम चरण की 8 सीटों के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान। कुल 46 प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया हुई पूरी। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी करेंगे नामांकन। बिजनौर से आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान करेंगे नामांकन। वहीं रामपुर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने रामपुर में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात की है। कल इसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था। बहिष्कार करने की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से सामने आई है। तो प्रथम चरण की 8 सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल को। रामपुर लोकसभा से घनश्याम लोधी करेंगे नामांकन। बिजनौर से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान आज भरेंगे नामांकन। पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन करने की आखिरी तारीख। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से नामांकन करने की आज आखिरी तारीख है, रामपुर से बिजनौर से आज प्रत्याशी नामांकन करते हुए नजर आएंगे। कितने प्रत्याशी कुल मैदान में हैं प्रथम चरण के लिए? देखिए, कितने प्रत्याशी प्रथम चरण के लिए मैदान में है, ये शाम को जब नामांकन की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद ही जो है वो तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अगर अभी तक बात की जाए तो कुल 46 प्रत्याशी इन 8 सीटों के लिए जो है वो नामांकन कर चुके हैं। और आज जो है बची हुई सीटें या बचे हुए जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन करेंगे, चूँकि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। पहले चरण में 8 सीटों को लेकर मतदान होना है और आज उस नामांकन के लिए आज आखिरी तारीख है। माना जा रहा है कि आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आज जो है अलग अलग सीटों पर, जहां पर आज नामांकन की लास्ट डेट है, वहां पर वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि पीलीभीत में जो है वो मंत्री जगदीश प्रसाद, जो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार में बतौर मंत्री के तौर पर हैं, लेकिन उनको लोकसभा के लिए जो है वो इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहां से वरुण गांधी पहले सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह पर अब इस बार जगदीश प्रसाद को वहां से बतौर प्रत्याशी उतारा गया है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अन्य सीटों पर भी जो है वो, चाहे वो रामपुर की सीट हो या फिर अन्य सीटें हों, वहाँ पर भी इस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर ली है और माना जा रहा है कि अब जो है वो रणनीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर सपा हो। साफ तौर पर जो मुकाबला है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप बात करें तो केवल बीजेपी वर्सेस सपा समाजवादी पार्टी के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं सभी जो कह सकते हैं दल हैं उन्होंने रणनीति बनाई है। बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने भी नामांकन किया है। हालांकि क्या रिजल्ट रहेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन कह सकते हैं कि आज से जो है वो पहले चरण का नामांकन जो है वो समाप्त हो जाएगा। कल जो है पर्चा वापस लिया जा सकेगा और उसके बाद 29-30 तारीख को जो है वो पर्चों की जांच की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो फिलहाल अभी रहने वाली है और इसके तहत कह सकते हैं कि पहले चरण के चुनाव का जो है वो आगाज़ हो चुका है। और अब जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आज शाम तक तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन लोग हैं जो मैदान में उतरे हैं, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आज इन 8 सीटों पर, चूँकि जो पहले चरण का मतदान होगा उसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं जिस पर ये मतदान होने जा रहा है।
सभी पार्टियां हालांकि अभी दम भरती हुई नजर आ रही कि उनके पक्ष में माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है और बड़े अंतर के साथ में वो जीत रही, लेकिन हकीकत क्या होगी वो तो जब नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी कह सकते हैं कि आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पहले चरण की जो है वो आज देर शाम से जो है वो समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रियम, जिस तरह से रामपुर के बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन भरते हुए नजर आएंगे घनश्याम लोधी, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव का रामपुर में बहिष्कार कर रही है। उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या आज नामांकन के लिए कोई प्रत्याशी आएगा या फिर बहिष्कार किया जाएगा? देखिए, बहिष्कार की जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई थी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में काम कर रहा है और कहीं पर भी जो है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि वो रामपुर की सीट का जो है वो विरोध करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्होंने कई तरीके से शिकायतें करी, लेकिन उनकी सभी शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है। चुनाव आयोग में भी, इससे पहले के भी चुनावों में भी उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया था कि वहां पर जो है प्रशासन बीजेपी के पक्ष में जो है वो काम करता है। तो ये आरोप उनका लगातार बरकरार है और इसीलिए उन्होंने बहिष्कार करने की बात कही थी। आज फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है, क्या वो उनके प्रत्याशी नामांकन करेंगे या फिर नहीं, तो इसको लेकर अभी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम तक, जब चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो क्या देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पर नामांकन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए 2019 के चुनाव की देखें तो रामपुर की जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी के पाले में गई थी, लेकिन जो उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें वो सीट को जो है बीजेपी ने जीता था और समाजवादी पार्टी ने जीती हुई सीट को लूज किया था। घनश्याम लोधी उपचुनाव में जीते थे और इसीलिए कह सकते हैं इनाम के तौर पर इस बार उनको फिर बीजेपी ने जो है बतौर प्रत्याशी रामपुर से जो है वो उतारा हुआ है। तो 2019 चूंकि उस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ में बीएसपी भी थी और इस सीट से समाजवादी पार्टी ने केवल अपना कैंडिडेट उतारा था और वो कैंडिडेट जीता था, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुए इस सीट पर तो वो सीट जो थी वो समाजवादी पार्टी ने लूज करी थी और उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए जाते रहे हैं कि जो प्रशासन है वो सरकार के पक्ष में काम करता है चुनाव के दौरान भी, और ये कहीं ना कहीं आरोप उनका लगातार अभी भी जारी है। देखना होगा आज जब नामांकन का अंतिम तिथि है तो जिस तरीके से उन्होंने चुनाव बहिष्कार करने की बात कही थी, तो क्या उस पर वो काबिज रहते हैं या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस सीट को लेकर जो है वो नामांकन किया जाता है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। पीलीभीत लोकसभा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें हुई साफ। वरुण गांधी के चुनाव लड़ने पर बोले निजी सचिव। वरुण गांधी पीलीभीत से नहीं लड़ेंगे चुनाव, निजी सचिव का यह बयान सामने आया है। वरुण गांधी ने पार्टी से बातचीत के बाद लिया फैसला। मेनका गांधी के चुनाव पर रखी जाएगी नजर, वहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत के बाद लिया गया फैसला। पीलीभीत सीट पर कई दशक से काबिज रहा है गांधी परिवार। पीलीभीत सीट को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जितिन प्रसाद को आगे मौका दिया है और वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत सीट से काटा गया था, उसके बाद तमाम तरह की राजनीतिक हलचल और अटकलें सामने आ रही थी। लेकिन अब निजी सचिव का ये बयान सामने आया है कि वरुण गांधी पीलीभीत सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आला कमान से बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिली है, उसी चुनाव पर फोकस किया जाएगा और फिलहाल वरुण गांधी को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो चुकी है। लंबे समय से माना जा रहा था कि वरुण गांधी पीलीभीत को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाएंगे, उसका इंतजार समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को था, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने बातचीत करके इस मसले को हल कर लिया है और वरुण गांधी के निजी सचिव की तरफ से अब यह बयान सामने आया है कि पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे वरुण गांधी। और इसी खबर पर हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता अमित पाल लाइव जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से पीलीभीत को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये खबर पक्की हो चुकी है कि वरुण गांधी ना तो पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे और ना बीजेपी से मुख मोड़ रहे हैं। जी आपको बता दें, जैसे कि कल सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली थी कि पीलीभीत से वरुण गांधी अपना जो है चुनाव नहीं लड़े, मैदान छोड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जानकारी लगी है कि उनके जो सचिव है उन्होंने कहा है कि पीलीभीत से जो है रण छोड़ रहे हैं वरुण गांधी। और अभी तक जो लगता था कि अमेठी और कई जगह से सपा और कांग्रेस के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक अब ऐसा कोई चीज नहीं है। लेकिन अब हमें लगता है कि जो मेनका गांधी उनकी माता है उनके साथ में मिलकर कार्य किया जाएगा। पीलीभीत से उन्हें रण छोड़ चुके हैं
और आगे बात बता दें, क्योंकि सपा से पहले जानकारी निकल के आई थी, सपा में ये जो ज्वाइन हो जाएंगे या कांग्रेस में ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन जो पीलीभीत से उन्होंने कल सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली थी, मीडिया को जानकारी मिली, तैसे ही तुरंत जानकारी दी गई कि पीलीभीत से वो मैदान छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पे कई प्रकार की चर्चाएं भी क्षेत्र में हो रही है कि वरुण गांधी जी निर्दलीय भी नहीं उतर पा रहे हैं पीलीभीत से, तो इससे कुछ जनता भी मायूस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो जनता को लेकर जिस तरह से आपने जानकारी दी कि जनता मायूस नजर आ रही है, पीलीभीत से बीजेपी की कैंडिडेट जितिन प्रसाद को लेकर अब जब जानकारी आ रही है और ये जानकारी साफ हो चुकी है कि पीलीभीत से वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या प्रचार प्रसार के दौरान नजर आ सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से पीलीभीत की सीट गांधी परिवार के कब्जे में रही है? देखिए, अगर नजर आने की बात है तो क्योंकि वो जनता के, पीलीभीत की जनता के दिल में बसे हुए हैं, क्योंकि 2 बार बराबर वरुण गांधी जो है बीजेपी से सांसद बनते हुए नजर है। उससे पहले उनकी माताजी सीट बनी रहती थी। तो हालांकि जनता के अंदर उनके जो है एक छवि बनी हुई अच्छी तरह से, और ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि चुनाव प्रचार में वो पीलीभीत में नजर आएंगे या नहीं, लेकिन अपनी माताजी का जो है साथ देने के लिए तैयार है और पीलीभीत से वो रण छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से तमाम कयास लगाए जा रहे थे, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने आया था, कांग्रेस में आने का न्योता दिया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इशारा मिल रहा था। अब ये बात पूरी तरह से पक्की हो गई है। वरुण गांधी को लेकर जिस तरह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बातचीत कर ली है, क्या आने वाले समय में कोई और जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखो, अभी हम आपको बता दें, उनके जो सचिव के द्वारा कहा गया कि पीलीभीत से जो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अदर पार्टियों से उनको जो है आमंत्रण मिल रहा था, लेकिन अब तो ये आगे के लिए देखना होगा कि वो अब की बात जो मतलब कि काम करते हैं या नहीं। ये तो आगे के बाद वक्त ही बताएगा कि वो अदर पार्टी से खड़े होते हैं या फिर से बीजेपी में ही बने रहेंगे या कांग्रेस या अपने सपा में जाना चाहेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं हुआ है और वो पीलीभीत से रण छोड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि वो अपनी माताजी का साथ देंगे, ना कि किसी अमेठी और पीलीभीत से नहीं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में पीलीभीत की अगर बात की जाए तो लंबे समय से जिस तरह से वरुण गांधी इस सीट पर जीतते आए हैं, भारी संख्या में, पिछली बार की बात की जाए तो 59% वोट वरुण गांधी को मिले थे। इसके अलावा 7 लाख के करीब वोट पीलीभीत की जनता ने की थी। जितिन प्रसाद की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के हालांकि कद्दावर नेता रहे थे, 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन पीलीभीत सीट पर जितिन प्रसाद के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं? हमको बता दें, बीजेपी के अच्छे खासे नेता हैं, लोक निर्माण मंत्री है जितिन प्रसाद जी। तो पीलीभीत में उन्होंने अभी पीछे से कई कार्य अच्छे भी करवा रहे हैं और कई ब्रिज भी उन्होंने पास किए हैं पीलीभीत में, जो पीलीभीत की जनता को काफी राहत मिली है। तो जनता को ये लग रहा है कि अब किसी नए को मौका दिया जाए और अच्छी तरह से जीत दिलाई जाए, लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही अभी कोई जानकारी मिली है कि इस प्रकार से जीत हो सकती है। अब जो है नए चेहरे के जो सामने आया है उसको अब जनता देखते हैं क्या आगे करती है, वो जनता के ऊपर निर्भर है। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।